बेटा बहू का अत्याचार, बुजुर्ग माँ पर। आरती जी भूख से परेशान थी। सुबह से बहू ने उन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया था, क्योंकि नाश्ते में उसने मूली के पराठे बनाए थे और सारे पराठे खत्म हो चुके थे। इसलिए अब आरती जी दोपहर के खाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बहू ने सुबह नाश्ता ज़्यादा कर लिया था, इसलिए वो दोपहर का खाना बना ही नहीं रही थी। आखिरकार भूख से परेशान आरती जी बहू के पास पहुंची और कहने लगी, बहू, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो ना। आरती जी की बात सुनकर उनकी बहू मेघा मुंह बनाते हुए कहने लगी, आपको कुछ काम काज तो है नहीं, बस दिन भर आपको भूख ही लगती रहती है। देखिए, वहाँ टेबल पर भुने चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी लीजिए। आज दोपहर में मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही हूँ, तो खाना तो अब शाम को ही बनेगा। ये सुनकर आरती जी का चेहरा उतर गया। वो धीरे से बोली, बहू, तुम कहो तो मैं ही कुछ बना लेती हूँ। मेघा गुस्से में भड़क उठी और कहने लगी, अब एक आदमी का खाना क्या बनेगा। फिर कुछ सोचते हुए वो रसोई में चली गई और उसने फ्रिज में देखा कि बची हुई बासी रोटियां रखी है। उसने वो रोटियां निकाली और अचार के साथ अपनी सास के सामने एक प्लेट रखते हुए बोली कि लीजिए, ये खा लीजिए। इतना कहकर वो अपना पर्स उठाकर घर से बाहर निकल गई। फ्रिज में रखने के बावजूद रोटियां खराब हो चुकी थी, उससे बदबू आ रही थी। इसलिए आरती जी ने गुस्से में आकर वो रोटियां डस्टबिन में फेंक दी। फिर उन्होंने दाल चावल निकाला और अपने लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई और धनिया पुदीने की चटनी के साथ उन्होंने खिचड़ी खा ली। फिर सारे बर्तन धोकर उन्होंने वापस रख दिए और रसोई भी साफ कर दी। फिर चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। बहू ने भले ही मना कर दिया था, लेकिन ये घर उनका भी था और वो अपना खाना खुद बना सकती थी। इसलिए गुस्से में आकर उन्होंने भी अपना खाना बनाकर खा लिया था। अगले शाम को वो अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उनका बेटा आकाश उनके पास आया और कहने लगा, माँ देखो ना, आजकल महंगाई कितनी बढ़ रही है, घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। ऊपर से बाबूजी की तेहरावी में भी बहुत खर्च हो गया था। मैं सोच रहा हूँ कि एक कमरा किराए पर चढ़ा देता हूँ, तो घर के खर्च में थोड़ी मदद मिल जाएगी। आरती जी धीरे से बोली, बेटा तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। आकाश अपना गला साफ करते हुए कहने लगा, तो माँ, आप अपना कमरा खाली कर दो ना और छोटे वाले रूम में शिफ्ट हो जाओ। हम ये कमरा भाड़े पर लगा देते हैं। छोटे वाले कमरे में टॉयलेट बाथरूम नहीं है ना, तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। आरती जी हैरान रह गई। वो कहने लगी, लेकिन बेटा, वो कमरा थोड़ी ना है, वो तो स्टोर रूम है और मैं वहाँ रहूँगी तो मैं टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊँगी। आकाश कहने लगा, आप आंगन वाले टॉयलेट में चले जाना ना, आप तो घर की ही हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन किराएदार जो आएगा उसे तो सारी सुविधाएं चाहिए ना। वैसे भी ये कमरा बहुत बड़ा है और बाबूजी के गुजरने के बाद आपको इतने बड़े कमरे की क्या ज़रूरत है। आरती जी खामोश हो गई। फिर कुछ सोचने के बाद उन्होंने कहा, तुम छत पर बना हुआ कमरा भी तो किराए पर दे सकते हो ना। उस कमरे में तो सारी सुख सुविधाएं मौजूद ही है। आकाश कहने लगा, नहीं माँ, वो कमरा हमने मेहमानों के लिए रख छोड़ा है। आपको तो पता ही है कि मेघा के मायके से कभी भी कोई मिलने के लिए आ जाता है। ऐसे में एक कमरा तो मेहमानों के लिए रहना ही चाहिए। आरती जी समझ गई कि बेटे ने सोच लिया है, तो वो उनका कमरा ही किराए पर देगा। और वैसे भी वो बुढ़ापे में पूरी तरह से बेटे बहू पर ही निर्भर थी। इसलिए उन्होंने भी बेटे की बात मान लेने में ही अपनी भलाई समझी।
उन्होंने अपना थोड़ा बहुत सामान समेट लिया और छोटे वाले कमरे में चली गई। वहाँ पुराने सामानों के बीच रहते हुए उन्हें घुटन सी महसूस होती थी, लेकिन फिर भी किसी तरह वो जिंदगी की दिन काट रही थी। किराएदार भी आ चुका था और सब कुछ पहले की तरह सामान्य रूप से चलने लगा था। घर में जो किराएदार आया था उसका नाम नीरज था। नीरज एक एनजीओ में कार्य करता था। जब उसने घर में आरती जी को उपेक्षित अवस्था में देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। धीरे धीरे आरती जी से उसका लगाव बढ़ता चला गया। आरती जी भी किसी अजनबी को अपने प्रति चिंतित होते हुए देखती थी तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता था। बेटे बहू तो उनसे कोई मतलब नहीं रखते थे। बहू बचा हुआ खाना उनके आगे फेंक जाती थी और बेटा तो कभी उनके कमरे में झांकने के लिए भी नहीं आता था। आरती जी तो बहुत पहले ही समझ चुकी थी कि उनका बेटा अब बदल चुका है, लेकिन फिर भी वो आंखें मुड़कर सब कुछ देखते हुए भी अनजान बनकर वहाँ पर पड़ी हुई थी, क्योंकि बुढ़ापे में और कोई सहारा तो था नहीं। घर का खर्च बेटा ही चलाता था, इसलिए वो 2 रोटियों के लिए भी बेटे की मोहताज बनकर ही रह गए थे। कभी कभी उन्हें बहुत रोना आता था, क्योंकि उनके पति गिरिधर जी भी बेटे की लापरवाही की वजह से ही इस दुनिया से गए थे। कहीं ना कहीं आरती जी को पता था कि उनकी मृत्यु के जिम्मेदार उनके बेटे बहू ही हैं, लेकिन वो मुंह खोलकर कुछ बोल नहीं पाती थी। जब गिरधर जी काम पर जाते थे तो घर में पति पत्नी दोनों का खूब मान सम्मान होता था। गिरधर जी अपने सारे शरीर से घर संभाले हुए थे, लेकिन जब वो काम करने में असमर्थ हो गए तब उन्होंने अपने बेटे से कहा कि घर के खर्च में वो भी सहयोग किया करे। आकाश को ये बात नाक बार गुजरी, क्योंकि जब तक पिता घर चला रहे थे वो अपने सारे कमाई बचा लिया करता था, लेकिन अब उसे मजबूरन घर के खर्च चलाने पड़ रहे थे। धीरे धीरे उसे माता पिता का खर्च बोझ लगने लगा, लेकिन वो मुंह खोलकर कुछ बोल नहीं पाता था। इस बीच एक बार गिरिधर जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि उन्हें निमोनिया हो गया है। डॉक्टर ने थोड़ी महंगी दवाइयाँ दी थी, लेकिन आकाश आधी दवाइयाँ ले आया और आधी दवाइयाँ वो लाया ही नहीं। शुरुआत में गिरिधर जी की हालत थोड़ी संभल गई तो उसने दवाइयाँ बंद कर दी। गिरिधर जी ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक रात उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तब आरती जी घबरा गई। उन्होंने आधी रात को ही बेटे के कमरे का दरवाज़ा खटखटाकर कहा, बेटा चलो, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत खराब हो रही है, हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। आकाश कहने लगा, माँ अभी मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह बाबूजी को डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। आरती जी रात भर बेचैनी से पति के पास बैठी रही। कभी उनकी छाती पर तेल गरम करके मालिश करती थी तो कभी भाप दिलवाती थी, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। सुबह तक गिरधर जी की प्राण पखेरु उड़ चुके थे। घर में मातम का सन्नाटा पसर गया। आकाश रोने धोने का नाटक करने लगा। बहू तो ऐसे फूट फूट कर रो रही थी जैसे वो अपने ससुर जी का जाना सहन ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन सबसे ज़्यादा गहरा आघात आरती जी को ही लगा था। वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, लेकिन आरती जी के मन में ये बात चुभ गई थी कि अगर बेटे ने लापरवाही ना दिखाई होती तो शायद उनका सुहाग आज भी सही सलामत होता। उसके बाद अचानक से ही बेटे बहू के व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था। आरती जी भी आहत हो चुकी थी, तो वो भी अब उनसे कोई उम्मीद नहीं रखती थी। लेकिन भीतर ही भीतर ये बात उन्हें खा जा रही थी कि ऐसे बच्चों को
वो कोई सबक नहीं सिखा पा रही हैं। एक दिन नीरज उनके पास आया और उसने उन्हें कुछ बात समझाई। जैसे आरती जी का आंखों में एक चमक सी आ गई। अगली सुबह आरती जी अपने बेटे बहू के पास आई और कहने लगी, सुनो, मुझे तुम लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम लोगों को मेरे साथ रहने में बहुत दिक्कत महसूस हो रही है। इसलिए मैंने सोचा है कि अब से मैं वृद्धाश्रम में ही रहूँगी। बहू तो आरती जी की बात सुनकर खुशी से उछल पड़ी। हाँ, बेटे ने माँ के सामने थोड़ा उदास होने का नाटक जरूर किया, मगर अगले ही पल आरती जी ने एक धमाका करते हुए कहा, अरे बेटा, तुम्हें इतना उदास होने और बहू तुम्हें इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरे पूरी बात तो सुन लो। आरती जी की बात सुनकर वो दोनों उनका चेहरा देखने लगे तो आरती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बात सच है कि मैं अब से वृद्धाश्रम में रहूँगी, लेकिन मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम में परिवर्तन कर रही हूँ। अब यहाँ तुम लोग जैसे नालायक बच्चे नहीं, बल्कि मुझ जैसे सताए हुए बुजुर्ग रहेंगे, और ये मेरा आखिर फैसला है। ये सुनकर आकाश के तो होश ही उड़ गए। मेघा भी हैरान से अपने पति की ओर देखने लगी। उन लोगों ने तो सोचा था कि अब आरती जी घर छोड़कर जा रही हैं तो सुकून से इस घर में वो लोग रहेंगे। अब उन्हें किसी बुजुर्ग की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी, किसी बीमारी की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो आरती जी ने पासा ही पलट कर रख दिया था। माँ की बात सुनकर आकाश गुस्से से कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इस घर पर मेरा अधिकार है। तुम इस घर को वृद्धाश्रम में कैसे बना सकती हो? आरती जी गुस्से में बोली, घर मेरे नाम पर है, फिर भी तुम लोगों ने मुझे कितना परेशान किया। छोटी छोटी बातों के लिए मुझे अपमानित किया, बीमारी में मेरी देखभाल नहीं की, मुझे खाने पीने के लिए भी तड़पा कर रख दिया। इलाज के अभाव में तुम्हारी बापूजी भी गुजर गए, और अगर मैंने कोई कठोर कदम नहीं उठाया तो मेरा भी वही हश्र होगा। इसलिए मैंने सोच लिया है कि बच्चों के झूठे मुंह से निकलकर अब मुझे भी खुद के बारे में सोचना होगा। आकाश गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, माँ, हमें माफ़ कर दो। आगे से हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, आपकी सेवा भी करेंगे और आपके साथ अच्छा व्यवहार भी करेंगे। लेकिन प्लीज़ आप इस घर को वृद्धाश्रम मत बनाओ। अरे जरा सोचो ना, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? आरती जी गंभीर आवाज में बोली, मैं और तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हारी परवरिश करके तुम्हें इस लायक बना दिया है कि तुम अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सको। जब मैं ही तुम्हारी परिवार का हिस्सा नहीं रह गई तो फिर मैं तुम्हारे बारे में कैसे सोचूं? तुम अपने परिवार को खुद ही देख लो। बाकी तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि अब इस घर में नए सदस्य आने वाले हैं। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई और आकाश और मेघा चुपचाप खड़े रह गए। वो बहुत चालाकी से माँ का ध्यान रखने से बच रहे थे। कुछ रुपए बचाने के चक्कर में वो बीमार पड़ने पर माँ का इलाज भी नहीं करवाते थे। लेकिन आज आरती जी ने ऐसा फैसला लेकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब ही दे ही दिया था। महीने भर के अंदर ही आकाश और मेघा घर छोड़कर चले गए थे, और आरती जी ने अपने घर में अपने जैसा सताए हुए लोगों को आश्रय देकर ये साबित कर दिया था कि आजकल के ज़माने में अगर बच्चे बुजुर्गों के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो बुजुर्ग भी कठोर निर्णय लेने में सक्षम है। नीरज की मदद से वो वृद्धाश्रम सुचारू रूप से सिर उठाए खड़ा था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिए
और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा। मिलते हैं और एक कहानी के साथ, तब तक रहती हूँ नमस्कार।